जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस के तड़के पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त श्रीवास्तव जी। लेकर आ चुके हैं आज बीएड का प्रैक्टिस सेट है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो कि 9 जून को होने वाला है, उसके प्रैक्टिस सेट। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये सारे प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ, साथ ही मॉडल पेपर की पीडीएफ, जीएस का तड़का 100 पे आप जाएंगे, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर फ्री आपको प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं 6397850110 से। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि एक बड़ी स्कीम आ चुकी है, वो है कि कोई हो एग्जाम लगा लो महासंग्राम। 10,000 प्रश्नों का 11 जून से शुरू करने वाले हैं, तो जरूर अपने भाइयों दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट का पार्ट नंबर 2, क्योंकि हम पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं। 25 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? 1947 से, 1948 से, 1945 से या 1951 से? देखिए, इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1948 से हुआ माना जाता है। ठीक है, लेकिन जो शुरुआत हुई थी वो समझिए आप। शुरुआत हुई थी, वो डेट थी आपकी 4 अगस्त 1956 को। ठीक है ना, जब अप्सरा का उद्घाटन किया गया। अच्छा, अप्सरा का डिजाइन किसने किया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। किसने किया था? होमी जहांगीर भाभा ने। ठीक, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस अप्सरा को चलाने के लिए जो ईंधन लाया गया था वो लाया गया था ब्रिटेन से। कहां से लाया गया था? ब्रिटेन से मंगाया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका कि उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय है भारत का सामाजिक व्यवहार, भारत का हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय विधि या ये सभी। देखिए, उपनिषद का प्रतिपाद्य विषय कौन सा हो जाएगा? ये सभी। चाहे भारत का सामाजिक व्यवहार हो, वो भी उपनिषद में दिखाता है, हिंदू धर्म के बारे में भी दिखाता है, और प्राचीन भारतीय विधि भी उपनिषदों में बताई गई है कि कैसी कैसी थी, कैसे कानून थे, कैसी विधियां थी, सब कुछ बताए गए हैं। तो ये सभी चीजें कहाँ मिलती हैं? उपनिषद में ही दिखाई पड़ती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझो। जैसे कहा गया कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो परिवर्तित चट्टान में, परतदार चट्टान में, अजैव चट्टान में या आग्नेय चट्टानों में? तो देखो, कोयला जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, परतदार चट्टान में कोयला पाया जाता है। ठीक है, परतदार चट्टानों को ही क्या कहा जाता है? अवसादी चट्टान बोलते हैं। अच्छी बात है, जब ज्वालामुखी से सब लावा फावा निकल उकल के आता है तो वहां जब रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान बोलते हैं। यही आग्नेय चट्टान टूटता है, फूटता है, हवा पानी इन सब का जो है अलग होता होता चलता रहता है, और फिर एक परत के रूप में कहीं जाके दूर जमता रहता है। एक परत से दूसरी परत, दूसरी परत से तीसरी परत। अब उसमें कहीं जो है आप समझो कि कोई जंतु भी इसके बीच में आ गया, फिर कोई परत आके जम गई, फिर कोई पेड़ आके गया, फिर कोई परत, ऐसे ही क्या होता है? तो परत दर परत जब जम जाता है तो उसको परतदार चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परतदार चट्टान। ठीक है, या फिर अवसादी चट्टान बोलते हैं। अब पहली चीज मैंने भी बोला कि जंतु भी आ सकते हैं, पौधे भी आके उसी में जो है, जैसे मान लो पौधा गिर गया, ठीक है, या जंतु मर गया, अब उसके ऊपर परत की परत बनती चली जा रही है, तो ये सब क्या करेंगे? अब ये सब निकालेंगे, आपका कोयला निकालेंगे, यही सब निकालेंगे, आपका पेट्रोल निकालेंगे। जैसे हम मर जाए तो कितना दूर, मतलब कि आधो किलोमीटर वाला पेट्रोल ना पाइबो तू। सही बताओ थी, समझ में आएगी ना? परतदार चट्टान उन्हें कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो परतदार चट्टान इसको कौन सी, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। तब तो आप बोल ही सकते हैं ना कि इसमें जीवाश्म यानी जीवों के अंश इसमें पाए जाते हैं। अभी बताया ना कि उसमें पक्षी भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? यानी परतदार चट्टान क्या हो जाएंगे? वो जीवाश्म वाले चट्टान हो जाते हैं। अच्छा, परतदार चट्टानों में और भी आ सकते हैं, जैसे कि आपका कोयला तो हो ही गया, बलुआ पत्थर भी हो सकता है। ठीक है, डोलोमाइट हो सकता है, चूना पत्थर हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब है परतदार चट्टानों में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक आता है रूपांतरित चट्टान, यानी कि रूपांतरण कैसे होता है। देखो, एक तो आग्नेय से रूपांतरण हो जाए और एक अवसादी से यानी कि परतदार चट्टानों से रूपांतरण हो जाए, तो फिर वो क्या कहलाएंगे? रूपांतरित चट्टानें, यानी इनका रूपांतरण हो गया। कैसे होता है? जब ताप और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है ना, बहुत तगड़ा लगे हटे, लगे हटे, लगे हटे, तो फिर क्या होता है? धीरे धीरे उनका रूपांतरण होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आग्नेय चट्टानों में जब आप देखोगे तो आग्नेय चट्टानों में एक आता है ग्रेनाइट। क्या आता है? ग्रेनाइट। ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। लेकिन जब इसका जो है क्या कहते हैं, इसका रूपांतरण होगा तो किस में बदल जाएगा? नीस में। किस में बदल जाएगा? नीस में बदल जाता है। ऐसे ही होता है कि जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर किसका एग्जाम्पल है? अभी बताया, अवसादी का। किसका एग्जाम्पल है? अवसादी या परतदार चट्टान होगा। तो जब ये चेंज होगा तो किसमें बदल जाएगा? ये बदल जाएगा आपका संगमरमर में। किसमें? संगमरमर में चेंज हो जाएगा। समझ में आया? बूझो कि नहीं बूझो, खाली थोड़ा सा लाइक से सब्सक्राइब भी मार दिया करो। हमेशा पसीनों में एकदम भीगत रही तोरे लोग के चक्कर में, लेकिन तोरे लोग का सुनाए नहीं पड़त एकदम से।
का ढेला खा लो, का खा लो, समझे नहीं। चलो अच्छा सुनो, मोह असंबद्धता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में, मेंटल और कोर के बीच में, आंतरिक मेंटल और बाह्य मेंटल के बीच में। देखो मोह असंबद्धता जो है वो कहाँ स्थित होती है, वो होती है क्रस्ट और मेंटल के बीच में। देखो इसका जब डिफाइन करेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो अगर अगले किसी क्वेश्चन में आ जाएगा तो हम इसको पूरा डिफाइन करके मानेंगे, ठीक है। अब ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, जैसे पृथ्वी ना 3 परतों में आती है, एक तो आपकी आती है क्रस्ट आ जाती है, एक मेंटल आ जाती है और एक कोर हो जाता है, ठीक है ना। वो ऐसे ही परतें इसमें डिफाइन होती है। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट होता है, फिर उसके नीचे मेंटल होता है, फिर सबसे सेंटर में जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कोर कहलाता है, ठीक है। फिर वो आउटर कोर, इनर कोर, इस तरीके से आता है। चलो, विश्व में बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? मध्य अमेरिका, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन या दक्षिणी पूर्वी एशिया? देखो बागानी कृषि का सर्वाधिक विकास हुआ दक्षिणी पूर्वी एशिया। बागानी कृषि वैसी कृषि होती है जो मतलब कि एक ही उत्पादन खूब तगड़े में किया जाए, एकदम दबा के हौंक दो, इस टाइप के। जैसे बाइकिया नहीं होता, एकदम चरचराए के घुमा दो एक्सीलेटर, बस वही से समझो, है ना, कि बागानी कैसे एकदम चाप दो, बस यही एक के फसल करेंगे चाहे जो हो जाए। अब वही जो है इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी को क्या बोल देते हैं, बागानी खेती कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो चाय की खेती कर लो, जैसे मान लो कहवा की खेती कर लो, समझ में आ रहा? तो ये सब बागानी कृषि में आ जाते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरातल के सर्वाधिक भाग में निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया था? आग्नेय चट्टान, अवसादी, कायांतरित या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जो है वो धरातल पर सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट भी है और आपको याद भी रखना है। अभी अवसादी चट्टानों का एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, कोयला हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल हैं बाबू भैया, ठीक है। चले, हाँ फिर से समझ लो, जितने भी तुम्हारे भैया बहनों सबको शेयर करो यार, प्लीज बात मानो इस चीज को, क्योंकि मैं 11 जून से शुरू करने वाला हूं 10,000 प्रश्नों का महासंग्राम। 11 जून से ऑल वनडे एग्जाम, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जरूरी। देखो नहीं, आपने बीएड पढ़ रहे हो, मेरे से जितने भी लोग पढ़े हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, वो जरूर समझ रहे होंगे कि किस तरीके से जीके जीएस की तैयारी कराई जा रही है, किस तरीके से क्वेश्चनों को चीरा फाड़ा जा रहा है, उसका क्या कहते हैं ना कि एकदम फाड़ फूड़ के एकदम फेंक दो, इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा? भारत है, चीन है, जापान है, दक्षिण कोरिया? देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन जो है इसका सही जवाब। तो विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन है? चीन। अच्छा, भारत किस में है? दाल, दूध, जूट, केला, इन सब में कौन है? इन सब में भारत आ गया। अच्छा, तो चीन क्या हो गया, रेशम में हो गया, गेहूं में भी हो जाता है, चावल में हो जाता है, ठीक है। इन सब में कौन है? चावल आगे हो जाता है, ठीक है। चीन आगे हो जाता है चावल वावल को लेकर के। डन, इतना समझ में आ गया। जैसे जापान, अब जापान का क्या है, ऑटोमोबाइल्स में आगे है, खाने पीने में नहीं, लेकिन ऑटोमोबाइल्स में जापान काफी आगे है, ठीक है ना। चलो, निम्नलिखित फसलों में कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से सबसे अधिक होती है? अब देखो इस चीज को, गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, किस में सबसे ज्यादा होती है? देखो फसल भारत में संसार के सभी देशों में सबसे अधिक होगी, वो है आपका गन्ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। गन्ना जो है वो भारत में सबसे ज्यादा होती है। पर एक चीज समझो, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? चीनी का कटोरा। अब देखो, चीनी का कटोरा एक पुराना क्वेश्चन कह सकते हो, लेकिन अब वो चेंज हो गया। पहले चीनी का कटोरा कौन था? क्यूबा था, लेकिन अब ये हट गया है। अब इसको 2018 से कौन बाजी मार ले गया है? वो है आपका ब्राजील ने बाजी मार ली। ब्राजील, हाँ वही वाला ब्राजील, ठीक है। और यूपी में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? वो है आपका लखीमपुर खीरी। कौन है? लखीमपुर खीरी। अच्छा, लखीमपुर खीरी कहाँ? ये भारत यूपी के उत्तर साइड में। जब आप ऐसे जो है बनाएंगे तो आप देखेंगे कि लखीमपुर खीरी जो है वो इस साइड में, ठीक है। चले, चलो नेक्स्ट है कि गहरे समुद्री गोताखोरों के शोषण के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नियॉन, आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम? तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें यूज किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, हीलियम का यूज किया जाता है। इसका प्रतीक क्या होता है? He से इसको दर्शाते हैं। नाइट्रोजन का जो है N से दिखाते हैं। इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। आर्गन को AR से दिखाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है। नियॉन का जो प्रतीक है वो Ne दिखाते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, ठीक है। चलिए, आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पवन वेगमापी, हाइग्रो वेगमीटर, थर्मामीटर या सूर्य विकिरण मीटर? अब देखो, आर्द्रता को मापने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी है, हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। क्या है? हाइग्रोमीटर का, ठीक है भाई। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी जब मापनी होती है तब यूज करते हैं हाइड्रोमीटर। ध्यान से देखो, हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में अंतर होता है। कैसे याद रखना है? देखो, आपको हाइग्रोमीटर अगर नहीं भी याद होता है कि आर्द्रता नहीं बैठ रही है, तो आप हाइड्रोमीटर में जो ये डा है ना, यहां से निकालो डेंसिटी,
क्या निकालोगे? डेंसिटी मतलब घनत्व होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी मापने के लिए कौन आता है? वो आता है हाइड्रोमीटर आता है। और हाइग्रोमीटर क्या मापता है? आर्द्रता मापता है। डन है। एनीमोमीटर, ये पवन वेग मापी को क्या कहते हैं? एनीमोमीटर। जो पवन के वेग को मापे उसको क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर बोला जाता है। ठीक है। थर्मामीटर, एक टेम्परेचर मापने के काम आता है, नॉर्मल टेम्परेचर मापने के काम आता है। ठीक है ना। सूर्य विकिरण मापी को कौन माप सकता है? देखो, सूर्य विकिरण मापी को मापने के लिए आपका आता है पायरोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? पायरोमीटर। ये कितना टेम्परेचर माप सकता है बाबू भैया? 800 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक। आई हो दादा, खाली सब्सक्राइब करने में इतना प्राण है, क्या ही बताएं तुम लोगों को। चलो, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वर्षा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? ससंजक बल, गुरुत्वीय बल, अवकेंद्र बल या अपकेंद्री बल? क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका है अपकेंद्री बल। ठीक है ना। अपकेंद्री बल के द्वारा जो है दूध में से वर्षा को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है बाबा। बाजार कीमत किससे संबंधित है? अत्यधिक अल्प अवधि से, अल्प अवधि से, दीर्घ अवधि से या अत्यधिक दीर्घ अवधि से? तो जो बाजार कीमत है वो संबंधित होता है आपका ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक अल्प अवधि से। ठीक है ना। बाजार कीमत अत्यधिक, बहुत कम ही टाइम में जो है बाजार कीमत डिसाइड हो जाती है। ठीक है। चलिए, या चेंज होने लगती है। दक्षिण भारत के सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी? देखो, ये करंट का क्वेश्चन हो गया, ये आ सकता है। गो एयर, इंडिगो, स्पाइस जेट या फिर जेट एयरवेज? क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी स्पाइस जेट। क्या हो जाएगा? स्पाइस जेट। यानी सन ग्रुप द्वारा अधिग्रहण की गई एयरवेज कंपनी कौन सी है? स्पाइस जेट। नेक्स्ट है कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि इस देश में राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्म समाप्त कर दिया गया है। राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान करता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है ना। इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा गया। अच्छा, यहाँ राज्य का मतलब ये यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान नहीं। राज्य का मतलब एक वो संस्था जो अपने अंदर सब कुछ समाये हुए है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे कार्यपालिका हो। ठीक है ना। वो अपना संगठन स्वतंत्र रूप से चला सके। ठीक है। चलो, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1756 में, 58 में, 57 में या 59 में? देखो, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1757 में। तो बात को समझो पहले, 1757 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। कहीं कहीं 1758 दिया है, पर सही जवाब 1757 है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देखिए 1757 से लेकर के 1760 तक, और फिर 1765 से लेकर 1767, 1765-67 और 1757 से लेकर 1760 तक ये क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। समझ में आ गया? चलो, क्योंकि प्लासी का युद्ध जब लड़ा गया था तो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ठीक है। आइए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कैनिंग? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वो कौन था? विलियम बेंटिक। देखो, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। और मैंने ये भी बताया था कि 1829 और 30 में क्या था? सती प्रथा 1829 में समाप्त किया और ठगी प्रथा को 1830 में समाप्त किया। और 1835 में वो क्या आया था? मैकाले का विवरण पत्र भी आया था इसी के काल में। ठीक है ना। समझ में आ गया? ठीक है। चलो, नेक्स्ट है कि वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बताइए। भैया, वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? अभी तो बताया था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर और जनरल। इसने क्या किया? इसने क्लाइव के द्वारा लगाए गए द्वैध शासन को क्या कर दिया था? वो समाप्त कर दिया था। ठीक है। इसी के समय क्या आया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। समझ में आ गया? चलो, कार्नवालिस, कार्नवालिस की कार्नवालिस संहिता आई थी। क्या आई थी? कार्नवालिस संहिता। और इसने एक चीज निकाली थी, उसको क्या बोलते हैं? अस्थाई बंदोबस्त। क्या निकाला था? अस्थाई बंदोबस्त जो है व्यवस्था निकाली थी। कार्नवालिस का जो समाधि है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्नवालिस की समाधि कहाँ थी? वो थी आपकी गाजीपुर में। कहाँ थी? गाजीपुर में। ठीक है, हो गया। लॉर्ड कैनिंग, इन्हीं के समय तो 1857 की जंग हो गई महाराज। समझ में आया? तो ये भारत के प्रथम वायसराय कहलाए थे। कौन कहलाए थे? फर्स्ट वायसराय। समझ में आया? चले, चलो, नेक्स्ट पॉइंट है कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? लो, अभी इससे पहले ही क्वेश्चन को रिपीट किया और अच्छे से समझाया, और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ गया। इसीलिए कहते हैं भैया एनालिसिस करके पढ़ा करो, है ना। ठौरिक पढ़ो, जोन पढ़ो, ठौरिक पढ़ो। ये नहीं कि लिबिल 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 छछूंदर की तरह जो है इधर उधर भागते रहो। चलो पढ़ो द्वैध शासन नीति को। अच्छा, इतने सब्सक्राइब करो, कहा जा रहा था आप लोग करके? पता नहीं, समझे नहीं आओ तो लोग जैसे कान पे कनपट्टी रख कर मारे पड़े का है। अच्छा पढ़ाओ तब वही हाल है तो लोगन का, एकदम ढीठ है हो एकदम से यार। चलो, जोन मन गए तोन करो, कहना बेकार है। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन,
कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड रिपन। देखो 42 में क्या हो जाएगा, 42 का सही जवाब हो जाएगा कि द्वैध शासन को किसने समाप्त कर दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। तो लगाया किसने था, तो मैंने बताया था ना कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या फिर मराठों ने। देखो सर्वाधिक विरोध अंग्रेजों के किसका किया था, वो किया था मराठों ने। अंग्रेज आंग्ल मराठा युद्ध 3 बार हुए हैं, 1775 से 82 तक, 1803 से 1805, ठीक है, और 1817 से 1818। तो 3 युद्ध हुए हैं आंग्ल और मराठाओं के। समझ में आया। चलो नेक्स्ट है आपका कि एगमार्क किसके मानक की गारंटी है, गुणवत्ता की, मात्रा की, वजन की या फिर आकार की। तो जो एगमार्क होता है वो आपकी मानक की गारंटी क्या देता है, गुणवत्ता की देता है कि हाँ ये प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है, आप इसे ले सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हॉलो एगमार्क लगा होता है। काला जार का रोग वाहक कौन है, एनफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, सीसी मक्खी या सिक्ता मच्छी। देखो जितना इंपॉर्टेंट है मैं जरूर बताता चलूंगा, आप स्टार लगा लो दबा के चाहे जैसे। ठीक है, देखो इसका सही जवाब 45 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सिक्ता मक्खी। सिक्ता मच्छी जो है वो काला जार का रोग वाहक होता है। अच्छा एनफिलीज मच्छर किसका होता है, देखो एनफिलीज जो होता है वो मलेरिया का होता है। किसका होता है, मलेरिया का। और क्यूलेक्स किसका होता है, क्यूलेक्स होता है पाइलेरिया का। किसका होता है, पाइलेरिया का। सीसी किसकी होती है, वो निद्रा रोग का होती है। किसकी होती है, निद्रा, मतलब आपको गजब की नींद आएगी। तो आपको ये मत समझना कि आपका पेट भरा हुआ है, अगर ये मक्खी है ना तो रोग वाहक का काम करती है और आपको दबा के नींद देगी। चलो क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 के पहले भैया अभी भी मैं कर रहा हूं, हो कोई भी एग्जाम लगा लो महासंग्राम, 10,000 प्रश्नों का 11 जून से स्टार्ट हो रहा है। ऑल वन डे एग्जाम, चाहे वो यूपी पुलिस, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, लोको पायलट, दिल्ली पुलिस, कुछ भी हो, बस आ जाओ और शुरू हो जाओ धड़ाधड़। चलो नेक्स्ट करते हैं कि विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जा रहा है, 4 मई, 17 जून, 14 अगस्त और 3 अक्टूबर को। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है 17 जून। 17 जून को विश्व डेजर्टिफिकेशन उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा, पूर्व मुख्यमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति की सलाह पर या फिर स्वयं निर्णय लेगा। तो फिर ऑप्शन नंबर डी होता है कि वह स्वयं निर्णय लेता है। हालांकि कहने के लिए होता है वो स्वयं निर्णय लेता है, लेकिन चुप्पे से वो किसी न किसी के पास फोन मिला के पूछ ही लेता है कि चाचा क्या करें, ओ चाचा क्या करें बताओ, ऐसे होता है। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन पूरा करता है, बुध, शनि, बृहस्पति और मंगल। देखो कौन सा ग्रह करेगा, देखो वो आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बुध जो है वो 88 दिनों में पूरा करता है। अच्छा तो शनि कितने दिनों में पूरा करता है, देखो बाबू शनि पूरा करता है लगभग 29.4 वर्ष में, और बृहस्पति यानी जुपिटर लगभग 12 वर्षों में। कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। और मंगल पूरा करता है 687 दिन में। समझ में आ गया, 687 दिन में। डन। रेयान के विनिर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है, नायलॉन, सेलुलोज, सिलिकॉन या रेडियन और आर्गन। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। क्या होता है, सेलुलोज। देखो सेलुलोज जो है मनुष्य नहीं पचा सकता। कौन नहीं पचा सकता, मनुष्य नहीं पचा सकता। ठीक है ना, ये पौधों में पाया जाता है। ठीक है ना, जीव जंतुओं में सेलुलोज को पचाने के लिए उनके पास अपना सिस्टम होता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या, सिस्टम। समझ में आया। चलो नेक्स्ट है कि गिद्धा जो कि नृत्य का एक रूप है किस राज्य से संबंधित है, पंजाब, हिमालय, हरियाणा या फिर राजस्थान। देखो गिद्धा जो है वो एक नृत्य है और किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए है पंजाब। लेकिन रुको, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश में है नाटी। क्या है, नाटी। ठीक है, राजस्थान में, हरियाणा में कौन सा है, हरियाणा में है फाग। राजस्थान में कौन सा है, वो है आपका घूमर। ठीक है, तो ये सभी किस में आते हैं, ये सब के अलग अलग नृत्य हो गए। और गिद्धा किसका है, गिद्धा पंजाब का। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन सेशन अच्छा लगा हो तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करो, क्योंकि इससे अच्छा और कुछ ऑफर नहीं मिलने वाला है। सब कुछ फ्री कर दिया है। 10,000 महाप्रश्नों का महासंग्राम 11 जून से शुरू कर रहे हैं। हो कोई भी एग्जाम ले लो महासंग्राम। जय हो जय हो जय हो प्रभु। चलिए जय हिंद साथियों, और लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट बस थोड़ी देर में और आ रहा है।